मानेसर में कल से शुरू होगा शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कर लेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। देश भर से आए 500 से अधिक प्रतिनिधि होंगे शामिल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानसून में जल निकासी की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सभी जिला उपायुक्तों को दिए विशेष निर्देश। कहा, व्यवस्था को लेकर पूरी रखी तैयारियां, शिकायतों का तुरंत हो निपटान। प्रदेश सरकार ने अपने पार्ट टाइम और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन दरों में संशोधन से जुड़ी अधिसूचना की जारी। बनाए 2 वेतन स्लैब, बड़ी दरें 1 जनवरी 2025 से होगी लागू। और हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में पिछले 21 दिनों से जारी छात्र आंदोलन हुआ समाप्त। विश्वविद्यालय तथा छात्रों के बीच बनी सहमति, मांगों को किया गया स्वीकार। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल मानेसर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसके सफल आयोजन को लेकर सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। हरियाणा देश के प्रतिनिधियों की मेजबानी करते हुए उनके भव्य स्वागत के लिए तैयार है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण निरंतर सम्मेलन की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इसके उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण उपस्थित रहेंगे। यह सम्मेलन न केवल शहरी प्रशासन के भविष्य की दिशा तय करेगा, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक और विकासात्मक मार्ग को भी सशक्त बनाएगा। सम्मेलन में देश भर से नगर निगमों के मेयर, आयुक्त एवं अन्य प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य शहरी प्रशासन को अधिक प्रभावी, समावेशी और नवाचारोन्मुख बनाना है, जिससे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार किया जा सके। सत्र के पहले दिन के देश के प्रमुख नगरों भुवनेश्वर, कोयंबटूर, इंदौर, लखनऊ, पुणे, सूरत और विशाखापट्टनम द्वारा अपनाई गई सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसके उपरांत 5 अलग अलग उपविषयों पर कार्यशालाएं आयोजित होंगी। इस सम्मेलन का विषय है संवैधानिक लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में पूरे देश से आए प्रतिनिधि 5 महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। 4 जुलाई को कार्यवाही की शुरुआत में 5 समूह अपने अपने उपविषयों पर प्रस्तुति देंगे। समापन सत्र में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी उपस्थित रहेंगे। इस सत्र में उपविषयों पर समूह प्रस्तुतियों के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष के साथ अनौपचारिक संवाद आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन के समापन पर प्रतिनिधियों को प्रेरणा स्थल, संविधान सदन और संसद भवन का दौरा कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानसून को देखते हुए जल निकासी की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सभी जिला उपायुक्तों को विशेष निर्देश दिए हैं। आज चंडीगढ़ में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने जिला उपायुक्तों से कहा कि बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था को लेकर तैयारियां पूरी रखें तथा जल निकासी की शिकायतों का तुरंत निपटान किया जाए। मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व सिंचाई विभाग को निर्देश दिए कि उनके पास उपलब्ध सभी पंप सेट पूरी क्षमता के साथ कार्य करें। इस बैठक में गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला व कुरुक्षेत्र जैसे जल भराव से अधिक प्रभावित जिलों के लिए विशेष योजना के अंतर्गत कार्य करने के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से जिलेवार फीडबैक लिया और तैयारियों की समीक्षा भी ली। इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश सरकार ने अपने पार्ट टाइम और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की वेतन दरों में संशोधन किया है। बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2025 से लागू होंगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इसे लेकर आज अधिसूचना जारी की है। संशोधित दरों के अनुसार 2 वेतन स्लैब बनाए गए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अनुसार यदि किसी पार्ट टाइम या दैनिक वेतन भोगी का मासिक वेतन 19,900 रुपये है तो उसका दैनिक वेतन 765 रुपये और प्रति घंटा वेतन 96 रुपये निर्धारित किया गया है। अगर कोई कर्मचारी महीने में प्रतिदिन 1 घंटा काम करता है तो उसे प्रति माह 2,487 रुपये वेतन मिलेगा। इसी प्रकार से किसी कर्मचारी का वेतन 24,100 रुपये है तो उसका दैनिक वेतन 927 रुपये जबकि प्रति घंटा 116 रुपये तय किया गया है। अगर कोई कर्मचारी
कर्मचारी महीने में प्रतिदिन 1 घंटा कार्य करता है तो उसे प्रतिमाह 3012 रुपए मिलेंगे। सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के नियमित कर्मचारियों के लिए प्रतिपूरक अवकाश प्रदान, हरियाणा सिविल सेवा के अवकाश नियम 2016 में संशोधन की अधिसूचना भी जारी कर दी है। संशोधित नियम के तहत यदि कर्मचारी अधिसूचित अवकाश पर आधिकारिक ड्यूटी करते हैं तो वे 1 माह के भीतर प्रतिपूरक अवकाश के हकदार होंगे। सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा के अवकाश नियम 2016 में संशोधन की भी अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को प्रति कैलेंडर वर्ष 25 आकस्मिक विकास के मिलेंगे। राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग 2 के तहत विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के अनुबंध की अवधि 1 माह के लिए बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। अब इन कर्मचारियों का अनुबंध 31 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने पंचकुला में साफ सफाई कर राज्य स्तरीय सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान की शुरुआत की। यह अभियान प्रदेश भर में अगले 1 महीने तक चलेगा। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित सफाई कर्मियों, स्वयंसेवकों और अन्य लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए कहा कि अगर सप्ताह में 2 घंटे का श्रमदान किया जाए तो प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर सफाई कर्मियों को किट भी वितरित की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता का संकल्प लेकर उसे जीवन में उतारते हुए प्रदेश को स्वच्छ बनाएं तथा बीमारियों को दूर भगाएं। उन्होंने कहा कि सरकार ने भी स्वच्छता को एक मिशन के रूप में लिया है। स्वच्छता का अभियान आमजन के सहयोग से ही सफल हो सकता है। सरकार ने प्रदेश में पिछले 10.5 सालों में न केवल लाखों शौचालय बनवाए हैं बल्कि कूड़े के निपटान के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने के परिणाम स्वच्छता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और निर्णय किया हुआ 11 साल के अंदर अभी आज तक बिजली के बिल नहीं भरे। ये जो बिजली की सुविधा दी जाती है लेकिन बिजली की व्यवस्था कितनी अच्छी हो गई है। आज 7,000 में से हम लोग 5700 गाँवों को 24 घंटे बिजली देने का काम करते हैं और जो बिजली विभाग है उसको किस तरीके से सुदृढ़ करने का काम किया और एवरी मंथ कुछ ना कुछ गाँव का इसमें इजाफा रहा है उसको 24 घंटे बिजली दी जाती है। हरियाणा सबका स्टेट है जो पेमेंट करेगा टाइम पे बिजली मिलेगी, 24 घंटे मिलेगी। लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने आज करनाल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 13 जुलाई को भिवानी में दक्ष प्रजापति जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। सड़क निर्माण पर एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और बढ़िया सड़कें बनेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की लगभग 5,000 किलोमीटर की खराब सड़कों की मरम्मत साल के अंत तक पूरी हो जाएगी। अभी सड़कों पर गड्ढे भरने का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि निर्माण में लापरवाही और घटिया सामग्री लगाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जून जोन के अंदर पैचवर्क लगाने का काम करेंगे जहाँ टूटी रोड है। टोटल मैं अगर आपको बताऊं तो 30,664 किलोमीटर हमारी टोटल रोड पीडब्ल्यूडी की है, जिसमें से 14,300 किलोमीटर डीएलपी की थी और उसमें जहां भी कोई पैचवर्क की और की जरूरत पड़ी हमने उसी एजेंसी से करवाने का काम किया जिसने वो कार्य उनका किया था, क्योंकि डीएलपी पीरियड के अंदर था। और लगभग 6,000 किलोमीटर हमारा काम चल रहा था जिसके टेंडर हो गए या काम शुरू हो गया। 5,000 किलोमीटर हमारी रोड बिल्कुल ठीक थी और लगभग 5,000 किलोमीटर बिल्कुल पुअर कंडीशन के अंदर थी। जो बिल्कुल पुअर कंडीशन के अंदर जो रोड थी उनका हमने, क्योंकि कई सड़कें ऐसी थी जिसपे पैचवर्क भी नहीं लगाया जा सकता, ज्यादा पुअर कंडीशन में थी, उनको हमने इस साल के वर्क प्रोग्राम में लिया। इस साल के अंत तक वो कंप्लीट सारी की सारी सड़कों पे कारपेट कर दिया जाएगा। प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राज्य में धान की बिजाई 15 जुलाई तक हो जाएगी। इस वर्ष समय से पहले मानसून के आने से किसानों को फायदा होगा और धान की बम्पर फसल होगी। मानसून सितंबर तक चलेगा और अगर इससे फसल को कोई नुकसान नहीं होता है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से इसकी भरपाई करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में अभी कुछ फसलें लगी हैं और इस बारिश से फसल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि अधिक वर्षा होने से यमुनानगर के चीनी गोदाम
गोदाम के पास बहने वाले बरसाती नाले के ओवरफ्लो होने से 10 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इसका बीमा भी हुआ है और गोदाम का लेबल उठाने से दोबारा ऐसी घटना नहीं घटेगी। बांध निर्माण पर उन्होंने बताया कि मारकंडा और यमुना नदी सरकार की जमीन पर नहीं है, इस पर हम बांध नहीं बना सकते। उत्तराखंड में पहाड़ों पे भी बादल फटे हैं और वहाँ कई जगह स्टेट में नुकसान हुआ और कहीं कहीं शहरों में भी नुकसान हुआ। अब हमारे आप बात करते हो जमुनानगर के शुगर मिल की, यह एशिया का सबसे बड़ा शुगर मिल है और इस शुगर मिल के गोदाम है जहाँ चीनी लगी हुई थी, उसके साथ एक बरसाती नाला गुजरता है। वो बरसाती नाला ओवरफ्लो होने की वजह से और कुछ बारिश का इस बार ज़्यादा बारिश हुई, उस गेट से भी पानी आया, निचली 2-3 डांग थी चीनी की, उसमें डैमेज है और वो तकरीबन मेरी बात हुई शुगर मिल के अधिकारियों से, और 3-4 डांग में नुकसान जो है वो 10 करोड़ के आसपास है और उसका बीमा भी है। कोई 10% तो मिल को सहन करना पड़ेगा, बाकी बीमा से कवर हो जाएगा। हमारे वहाँ अधिकारी हैं वो भी जांच करेंगे, शुगर मिल के अधिकारी भी जिम्मेदार हैं भाई किस वक्त किस वजह से वो नाला और फ्लो है और उसमें कोई साफ़ सफाई की दिक्कत थी या कोई ज़्यादा पानी आने की वजह से हुआ, वो जानकारी ले लेंगे। राज्य में बिजली के दाम बढ़ने पर बयान देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि समय के साथ हर चीज के दाम बढ़ते हैं। बिजली का दाम बढ़ना एक निरंतर प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि गांव में भी किसानों को पूरी बिजली मिल रही है। बिजली का हमारे को 24 घंटे मिलती है। पहले तो दिक्कत थी बिजली की, एग्रीकल्चर की बिजली में भी दिक्कत आती थी, जो हमारे डोमेस्टिक है इसमें भी दिक्कत आती थी, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी ने बिजली के नुकसान को सरकार के माध्यम से पूरा किया था। उनको कोशिश की भी, इंडिपेंडेंट ये बोर्ड है, तो मैं समझता हूँ भाई बिजली किसान को मिल रही है पूरी और गांव के लोगों को भी पूरी मिल रही है। हर चीज़ के रेट बढ़ते रहते हैं, जैसे फसल के भी दाम बढ़ते हैं और मैं समझता हूँ भाई हर चीज़ का दाम बढ़ता है, तो इसलिए बिजली के डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोई दाम बढ़ाए हैं। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में पिछले 21 दिनों से चल रहा छात्र आंदोलन कल रात समाप्त हो गया। प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालय व स्थानीय प्रशासन के साथ सहमति बनने के बाद छात्रों ने कल देर रात अपना धरना समाप्त कर दिया। नलवा से विधायक रणधीर पनिहार ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि एक सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत के जरिए इस गतिरोध को दूर करने में सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों से बातचीत के लिए प्रदेश सरकार ने शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के नेतृत्व में एक कमेटी का भी गठन किया था। आज विद्यार्थियों से लंबी बातचीत के बाद सभी मांगे स्वीकार कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि 7 मांगों पर त्वरित कार्यवाही की कॉपी विद्यार्थियों को सौंप दी गई है। एक मांग है कि जब वो भी जांच के लिए जल्द ही उसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। अब छात्रों में किसी भी बात को लेकर कोई संशय नहीं है। चाहते थे कि आज ही हम धरना उठाएंगे और आज ही वो हमारे को ऑर्डर मिल जाए। वो 7 कापियाँ हमने इनको दे दी हैं, वो कापी इनके पास हैं और मैं समझता हूँ कि आज बच्चों ने बहुत बढ़िया शानदार तरीके से गेट नंबर 4 के ऊपर जो धरना था और इनके अनेकों संगठन थे, काफ़ी लोग वो भी वहीं मौके मौजूद थे। मैं इन लोगों के बीच में गया, इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ बातचीत के बाद अपना वो धरना उठा लिया है और न केवल धरना उठाया बल्कि लड्डू आपस में खा करके खुशी का इजहार भी किया है। और मैं धन्यवाद करता हूँ सारे साथियों का जिन्होंने इस काम में मदद करने का काम किया। सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस काम को बहुत बढ़िया तरीके से अंजाम देने का काम। कमेटी जो है तुरंत बना दी जाएगी। 20 दिन के लगभग 20 दिन के बाद ये कमेटी बन जाएगी। इस पे प्रत्येक जो चीज़ जो जांच के योग्य है, जांच के घेरे में है, वो कमेटी उसकी जांच करेगी। विद्यार्थियों ने कहा कि हमारी मांगे स्वीकार की गई हैं। इस बात पर भी सहमति बनी है कि किसी भी विद्यार्थी पर कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षाएं भी रीशेड्यूल की गई हैं। मुख्य मांग छात्रवृत्ति जारी रखने की थी, उसे भी मान लिया गया है। वीसी और रजिस्ट्रार पर लगे आरोपों के लिए 20 दिन में कमेटी गठित कर निष्पक्ष जांच की जाएगी। हमारी जो मांगे स्वीकार की गई हैं उनमें कुछ अधिकारियों को उनके पद से हटाया गया है, जिनको हमें लिखित में आश्वासन दिया है। उसमें DSW साहब, OSD
SVC, 2 हॉस्टल वार्डन और एक जो CSO उनको सस्पेंड किया गया है और उनका यहाँ से तबादला किया गया दूसरे कैंपस में। उसके अलावा किसी बच्चे पे लीगल एक्टिविटी या डिसिप्लिनरी एक्टिविटी का एक्शन नहीं होगा, उसका मैं नोटिस दिया गया है। उससे अलग जो हमारे पेपर थे वे रिशेड्यूल किए गए हैं, जो एग्जाम थे वे सारे रिशेड्यूल किए गए हैं और जो मेन मुद्दा जो LDV सीट्स और स्कॉलरशिप पे शुरू हुआ था उनको रिमाइंड बैक कर दिया गया है। उसके अलावा हमें मंत्री MLA साहब ने आश्वासन दिया है कि जो हमारी मांगे थी VC साहब और रजिस्ट्रार साहब को लेके उन पे ये जल्द सी कमेटी बनाएंगे। उन्होंने हमें 20 दिन का आश्वासन दिया, 20 दिन में कमेटी बन के तैयार हो जाएगी और उसके बाद हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं उन पे, जो VC साहब के ऊपर आरोप लगे हैं उनके ऊपर और रजिस्ट्रार साहब के हैं उनके ऊपर निष्पक्ष जांच करेगी। हमारी तरफ से एक रिटायर्ड जज, एक रिटायर्ड प्रोफेसर और एक जो अधिकारी जो इनकी तरफ से हो सकता है उनको हमने बताया कि उनको ऐड। प्रदेश के आबकारी एवं कराधान विभाग ने कल वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST के 8 वर्ष पूर्ण होने पर GST दिवस मनाया। इस मौके पर राज्य मुख्यालय और सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें उद्योग प्रतिनिधि, टैक्स बार और CA एसोसिएशन ने भाग लिया। इस दौरान बताया गया कि प्रदेश ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1,19,362 करोड़ का GST संग्रह किया, जो वित्त वर्ष 2017-18 से 18.7% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। हरियाणा कुल संग्रह के आधार पर देश में 5वें स्थान पर है। 2024-25 में GST 23,253 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.35% अधिक है। चालू वित्त वर्ष की पहले तिमाही में SGST 11,457 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 17.01% अधिक है। एक छोटा राज्य होने के बावजूद प्रति व्यक्ति 47,082 GST संग्रह के साथ हरियाणा छोटे राज्यों में पहले और समग्र रूप से चौथे स्थान पर आया है। 1 जुलाई 2025 तक प्रदेश में कुल 5,79,133 करदाता GST के तहत पंजीकृत हैं, जिनमें से 3,30,742 राज्य के अधीन हैं। यमुनानगर में बारिश के साथ डेंगू ने दस्तक दी है। यमुनानगर में डेंगू के 5 मरीज मिले हैं, जिनमें से 3 बच्चे शामिल हैं। जिले में बढ़ते डेंगू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें हाउस होल्ड सर्वे के तहत घर घर जाकर जांच कर रही है और लोगों को डेंगू से बचाव के उपाय बता रही है। अब तक जिले में 5,754 लोगों के सैंपल डेंगू जांच के लिए भेजे गए हैं। डिप्टी सिविल सर्जन मलेरिया डॉक्टर सुशीला सैनी ने बताया कि यमुनानगर जिला में 2,000 लोगों को मच्छरों का लार्वा मिलने पर नोटिस दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू का लार्वा जमा पानी में पनपता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सप्ताह में एक दिन सूखा दिवस मनाएं। एक बार फ्रिज, एयर कंडीशनर, गमलों, छतों और होदी में जमा पानी को साफ करें। उन्होंने खुले में जमा पानी में काला तेल डालने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर डेंगू को रोका जा सकता है। 5 केस डेंगू के पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 3 मलेरिया केस भी पॉजिटिव पाए गए हैं और टेस्टिंग लगातार हमारी चल रही है। यहाँ जो भी सस्पेक्टेड डेंगू केसेस आते हैं उनके यहाँ पे GH में टेस्टिंग की जा रही है। अभी जैसे हमने जून में ही ब्रीडर चेकर्स रखे थे, 40 ब्रीडर चेकर्स। उसके अलावा हमारे MPHW, आशा और ANMs घर घर जाकर लार्वा की चेकिंग करते हैं और अभी तक हम लगभग 2,000 के करीब नोटिस दे चुके हैं जहाँ हमें लार्वा मिला है घरों में। आमजन सावन माह से पहले ही कैथल जिले में अच्छी बरसात होने से धान के किसानों में खुशी देखी जा रही है। धान के कटोरा नाम से मशहूर कैथल जिला के किसान अच्छी बरसात का लाभ उठाते हुए अपने खेतों में धान की रोपाई कर रहे हैं। किसान अच्छी बरसात होने से धान की फसल का बढ़िया उत्पादन होने की उम्मीद लगाए हुए हैं। हर वर्ष की तरह धान की रोपाई से पहले ही कैथल जिले में देश के कई राज्यों और नेपाल से भी मजदूर रोपाई के लिए पहुंचते हैं। जिले में बासमती की पैदावार प्रसिद्ध है और इस चावल की दूसरे देशों में बड़ी मांग बनी रहती है। कैथल जिला के कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने कहा कि कैथल जिला धान की खेती के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को धान की सीधी बिजाई करने का आह्वान करने के बावजूद कैथल जिले में लगभग 4,20,000 एकड़ में धान की बिजाई और रोपाई की जा रही है। विभाग ने कैंप लगाकर किसानों को धान की सीधी बिजाई के लिए भी जागरूक किया है और किसानों को अच्छी किस्म के धान का बीज भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। धान की रोपाई होने जा रही है और
जो हमारे किसान भाई हैं वो लगातार ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं। और पीछे हमने काफ़ी गाँव में कैंप लगाए हैं और किसानों को इसके प्रति जागरूक किया है। इसके अतिरिक्त हमने एक हमारी स्कीम है DSR डायरेक्ट सीडी ड्राइव, उसके बारे में भी किसानों को जागरूक किया है और मशीनें भी हम किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं और किसानों को हर प्रकार की उसमें जानकारी दी जा रही है। बरसात अच्छी होने की उम्मीद है और हम फार्मर्स को 15 जून से पहले बिजाई ना करने की सलाह देते हैं। और अब जोरों पे बिजाई ट्रांसप्लांटिंग हो रही है और लेबर भी आई हुई है और इसके अलावा DSR पे भी किसानों का अब की बार अच्छी बिजाई हुई है। और हम कैथल जिला जो है वो धान के लिए कटोरा है, यानी किसानों क्या ना जो सोना, किसानों के लिए सोना है। और भगवान की अगर कृपा रही, भगवान वैसे कृपा है ही, लगातार बारिश हो रही है, अगर इसी तरह और लगातार बारिश होती रही, इसमें कोई शक नहीं है कि कैथल जिले का जो किसान है वो बहुत ज्यादा धान की जो फसल है वो पैदा करके देगा। और किसानों के लिए यानी बहुत अच्छी बात है। और किसान एक किस्म से जो अन्नदाता है वो पूरे देश का, लोगों का पेट भरने का काम करता है। धान की रोपाई जोरों से चली हुई है, अच्छी बारिश के कारण खेत तैयार हैं और बिजली की व्यवस्था भी अच्छी है जिससे कि खेत जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं। किसान बिल्कुल खुशहाल है, किसान रोपाई कर रहा है, जोरों से रोपाई हो रही है, लेबर आ रही है, लेबर को अच्छे दाम मिल रहे हैं और किसान भी अच्छी वैरायटी की धान बो रहा है जिससे बासमती का कटोरा कहा जाता है कैथल को। तो इसलिए किसान भी खुशहाल होगा और ऊपर वाले की भी कृपा है, सब बढ़िया चल रहा है। यहाँ का जो धान है मतलब अपना बासमती के लिए भी ये बहुत एरिया प्रसिद्ध है, जो विदेश में इसकी बहुत डिमांड रहती है। और ऊपर से इंद्र देवता भी अब बहुत खुश है, भगवान की कृपा से अब बरसात हो रही है और बहुत बढ़िया धान का रोपाई जोरों पे है। और MP से, बिहार से, UP से मतलब मजदूर आए हुए हैं और अपना दिन रात धान का काम जोरों से चल रहा है। बम बम भोले के नारों के साथ कल से अमरनाथ की यात्रा का आधिकारिक आरंभ होगा। भगवती नगर बेस कैंप से आज सुबह अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से पहला जत्था रवाना हुआ। इससे पहले विधिवत पूजा अर्चना की गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूजा के बाद पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले चरण में लगभग 4,500 श्रद्धालु यात्रा के लिए रवाना हुए। इस बीच उपराज्यपाल ने कहा, एक बार फिर से जम्मू में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन देखने को मिल रहा है। यह आतंकवाद पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। देश भर से श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए आ रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों के सहयोग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्राइन बोर्ड ने भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बेहतर इंतजाम किए हैं। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि पहले से भी यह बेहतर यात्रा होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है देश भर के कोने कोने से जो लोग आए हैं, लग रहा है कि जम्मू शहर में फिर से एक नया मेला लग गया है। और तमाम आतंकवादी घटनाओं को धत्ता बताते हुए भगवान भोलेनाथ के भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पहले से भी बेहतर यात्रा होगी। धन्यवाद। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और एम्स के 2 महत्वपूर्ण अध्ययनों में पाया गया है कि कोविड-19 वैक्सीन और अचानक होने वाली मौतों के बीच कोई संबंध नहीं है। इन अध्ययनों में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अचानक होने वाली मौतों के पीछे जीवन शैली, पहले से मौजूद बीमारियां, आनुवांशिक कारण और कोविड के बाद की स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। ICMR और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं में अचानक मौतों के कारणों का पता लगाने के लिए 2 व्यापक अध्ययन किए। पहला अध्ययन मई से अगस्त 2023 के बीच 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 अस्पतालों में किया गया। इससे अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 के बीच स्वस्थ दिखने वाले लोगों की अचानक से मौत के मामलों की जांच की गई। दूसरा अध्ययन मौतों के रियल टाइम विश्लेषण पर आधारित है। अध्ययन में पाया गया कि इस आयु वर्ग में सबसे अधिक मौतें दिल के दौरे से होती हैं। यह भी देखा गया है कि पिछले वर्षों की तुलना में मौतों के कारणों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। कई मामलों में आनुवांशिक बदलाव को भी मौत का संभावित कारण माना गया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि कोविड-19 के टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इनसे जुड़े गंभीर दुष्प्रभाव बहुत ही दुर्लभ हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि कोविड टीकों और अचानक मौतों के बीच संबंध की अफवाहें पूरी तरह से गलत और भ्रामक है, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि ऐसी अफवाहें वैक्सीन को लेकर लोगों में डर और हिचकिचाहट पैदा कर सकती है, जिससे जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है। वैक्सीन ने महामारी के दौरान लाखों लोगों की जान बचाई है। वहीं भारत सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए साक्ष्य आधारित रिसर्च को प्राथमिकता दी है और ऐसे अध्ययनों के नतीजे जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। राज्य स्तर पर नशे के खिलाफ चल रही मुहिम को नई गति देते हुए आज फतेहाबाद शहर में सीएम फ्लाइंग और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोर्स पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। यह कार्रवाई नशा मुक्ति अभियान के तहत की गई, जिसका उद्देश्य फतेहाबाद जिले को नशा मुक्त बनाना है। जांच के दौरान मेडिकल स्टोर्स के दस्तावेज खंगाले गए और संदिग्ध दवाओं के सैंपल लैब में भेजे गए। ड्रग कंट्रोलर धीरज खटक ने चेतावनी दी है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ जैन ने जनता से अपील की है कि वे 1933 पर गोपनीय सूचना देकर पुलिस का सहयोग करें। शहर के मेडिकल स्टोर संचालकों और स्थानीय नागरिकों ने भी इस मुहिम को समाज के हित में बताते हुए प्रशासन के कदम की सराहना की है। अभी तक कुछ नहीं मिला हमें, और अगर कुछ जो भी हमें रूटीन की जो कॉन्ट्रावेंशन बनाई है वो हम हायर अथॉरिटीज को रिटर्न में, बिल्कुल रूटीन में सभी हम चेकिंग करते रहते हैं फील्ड में। और माननीय हमारे एसपी साहब ने नशा मुक्त फतेहाबाद को संकल्प लिया है और हम उनके सपने को साकार करने की, जो बाहर काउंटर से बाहर का ही है, बाहर का बंदा होता है, उसके हम लीगल एक्शन ले रहे। सब इसमें अपनी भागीदारी दें, जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाए और हर एक व्यक्ति प्रयास करे कि 1 महीने में कम से कम एक व्यक्ति का नशा छुड़ाने का प्रयास करे या कोई नशा बेचता है उसकी सूचना पुलिस को दे, ताकि सभी की भागीदारी से एक बड़ा आंदोलन बन पाए और धरातल पे सचमुच नशा मुक्ति बहुत जल्दी पूरे जिले में स्थापित हो पाए। हाँ देखिए, अपना जो एक मानस पोर्टल है भारत सरकार का, उसमें 1933 उसमें तो आप अपनी सूचना दे ही सकते हैं, बट इसके अलावा जो मेरा नंबर है 88 140 11 700 फतेहाबाद जिले में मेरा, बाकी डिप्टी साहब का, एसएचओ साहब का, चौकीदार साहब का, आप किसी को भी फ़ोन करके इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सारे पूरा देश डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि हम डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। 10 साल पहले डिजिटल इंडिया की शुरुआत हमारे देश को डिजिटल रूप से सशक्त और तकनीकी रूप से उन्नत समाज में बदलने की पहल के रूप में हुई थी। 1 दशक के बाद हम एक ऐसी यात्रा के साक्षी हैं जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है व सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की है। 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प से प्रेरित होकर भारत ने डिजिटल भुगतान में कई कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को भी इस पहल से लाभ हुआ है। यह परिवर्तन और इसके पैमाने की एक झलक पेश करता है। डिजिटल क्रांति ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी है। दफ्तरों के चक्कर काटना, लाइन में खड़े रहना, यह पहले के हालात थे। अब कई प्रशासनिक सेवाएं लोगों को घर बैठे ही उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी के जीवन में ईज ऑफ लाइफ बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें डिजिटल इंडिया मददगार बना है। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। फैली डिजिटल क्रांति ने लोगों का जीवन आसान बना दिया है। मौसम का हाल या मंडी का भाव, शिक्षा या स्वास्थ्य, कृषि या बैंकिंग, सब कुछ अब एक क्लिक पर। कोई भी अगर हमारा अंश या सब्सिडी कहीं से आनी होती है तो सीधे हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाती है। हमारा बैंक खाता लग गया, हमारी पासबुक लगी, सीधे हमारे बैंक खाते में आ गया। तो हमको बाबू के जो चक्कर लगाने पड़ते थे, हमको उससे निजात मिल गया है। इससे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी, सीधे उनके खाते में पैसा आ गया और वो अपना किताब कापी अन्य चीजों के लिए सीधे इस्तेमाल कर लेते। पहले जो होता था कि बस की टिकट बुक करनी हो, प्लेन की करनी हो या ट्रेन की करनी हो तो हमें रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे जाना पड़ता था, पर अभी क्या है कि मोबाइल में 1 ही सेकंड में हम सब कर सकते हो। ये बदलाव आया है देश के 99.6% जिलों में उपलब्ध 5G और 5,75,000 से अधिक जनसेवा केंद्रों से। भारत ने दिखाया है कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन हर क्षेत्र, हर वर्ग को फायदा पहुंचा रहा है।
तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।